ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसके ऊपर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और उसका फॉर्मूला बताओ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीनिंग क्या है पहले वो समझते हैं। जैसे मान लो कि कोई कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब कोई वायर मान लेते हैं। तो ये कोई वायर हमने एज्यूम कर लिया और इस वायर को सपोज करो मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। किससे कनेक्ट किया हुआ है? एक बैटरी से इसको कनेक्ट किया हुआ है, इस तरीके से वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे आप इसको वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करोगे आप क्या देखोगे कि वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है हमेशा बताओ? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। ये किसकी डायरेक्शन है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जो वायर के अंदर सेटअप होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर फोर्स लगाएगा। इस वायर के अंदर कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन है, ऐसे उनके ऊपर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। इस तरीके से ये बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक फोर्स लगाएगा। किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो उसके ऊपर फोर्स लगता है और उस फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो उस पर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है जैसे कि इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो यहाँ माइनस का सिंबल लगेगा। तो नेगेटिव सिंबल लगने से जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स रहेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मानी जाएगी। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है ना उसके आगे माइनस सिंबल लगाने से क्या फर्क पड़ता है? उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बोलो? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके अपोजिट इनके ऊपर फोर्स लगेगा। तो ये डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं। लेकिन जब ये मूव कर रहे होंगे तो क्या ये सीधे सीधे मूव कर सकते हैं? क्या एकदम सीधे जा सकते हैं क्या इधर? नहीं। क्यों? क्योंकि बीच बीच में कुछ एटम्स भी रहेंगे। भाई मेटल का सॉलिड वायर है तो उसके अंदर एटम्स भी हैं और भी दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इधर तो ये बार बार किसी दूसरे एटम से या किसी इलेक्ट्रॉन से टकराते हुए जाएंगे। तो जब ये टकराते हुए जाएंगे तो ये एक सीधे पाथ पे मूव नहीं करके जिगजैग पाथ के ऊपर मूव करेंगे। जिगजैग मतलब टेढ़े मेढ़े पाथ के ऊपर चलेंगे। जैसे यहाँ पे पहुंचे, ये वाला इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे हो सकता है किसी एटम से टकरा जाएगा तो क्या होगा? इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फिर ये इधर जा रहा होगा इस तरीके से। फिर यहाँ पे किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा गया मान लो तो ये इधर जा रहा है, फिर वापस किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा गया तो ये इधर आ गया। यहाँ पे किसी एटम से टकरा जाएगा तो ये इधर चला जाएगा। ऐसे बार बार इसकी डायरेक्शन आप देख रहे हो चेंज हो रही है। इलेक्ट्रॉन सीधा थोड़ी जा पाएगा क्योंकि सॉलिड वायर है मेटल का। इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो जिगजैग पाथ के ऊपर मूव करेगा, टेढ़े मेढ़े पाथ के ऊपर मूव करेगा। तो कंटिन्यूअसली आप देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वेलोसिटी भी चेंज होती रहेगी क्योंकि बार बार टक्कर होगी तो वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। तो कंडक्टर के अंदर अगर आपको पूछा जाए कि बताओ इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या कोई एक पर्टिकुलर वेलोसिटी आप बता सकते हो? नहीं, क्योंकि ये बार बार चेंज हो रही है। तो हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन की एक एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं कंडक्टर के अंदर और उसी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो एक्चुअल में किसी भी कंडक्टर के अंदर मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसी को हमने क्या नाम दे दिया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है ये? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम वीडी के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। ठीक है, तो अब हम ये कैलकुलेट करके देखते हैं कि जो कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। देखो सबसे पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा वो कितना होगा? तो F इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस ई, है ना। माइनस सिंबल मैं पहले लगा चुका हूँ। ये चार्ज की वैल्यू नेगेटिव हमने अभी कंसिडर करी थी ना इसलिए माइनस लगा था। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज भी होता है तो ये माइनस लगेगा यहाँ पे। ठीक है, ये लगेगा फोर्स। इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे एक्सेलरेशन काम करेगा। एक्सेलरेशन का मतलब होता है फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स को मास से डिवाइड कर दो तो अपने पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। तो इस फॉर्मूले को चिपकाया मैंने तो इसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन कितना आ गया? माइनस ऑफ ई इंटू ई डिवाइडेड बाई एम। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू अपने पास आ गई। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उनके ऊपर इतना एक्सेलरेशन काम करेगा। एक्सेलरेशन क्या चीज होती है अगर पूछा जाए तो? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। किसी भी कोई भी पार्टिकल हो
उसकी वेलोसिटी में किस रेट से चेंज आ रहा है, पर सेकंड उसकी वेलोसिटी कितना चेंज हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला तो ये निकल के आ गया अपने पास में, एक तरीका ये है एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने का, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यूज करके, है ना, आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो बेसिक फॉर्मूला है ना, डेफिनेशन बताइए आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो उसको यूज करके भी हम एक्सेलरेशन फाइंड करके देखते हैं। देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। वेलोसिटी को चेंज होने में कितना टाइम लगा, वो मान लो डेल्टा टी है, और वेलोसिटी में चेंज कितना आया, डेल्टा वी। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। डेल्टा वी को हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। मान लो जब इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फिर ये कुछ स्पीड गेन करेगा, एक एवरेज स्पीड वीडी पे पहुंचेगा, वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कितनी वेलोसिटी चेंज हुई इसकी, तो 0 से वीडी हो गई ना, तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया, वीडी माइनस 0 लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, वीडी माइनस 0। समझ में आई ये बात। चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, फाइनल वेलोसिटी कितनी गेन कर ली इसने, एवरेज वेलोसिटी वीडी के बराबर, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, वीडी माइनस 0। इस वेलोसिटी को चेंज होने में कितना टाइम लगा, तो आप देख लो कि इलेक्ट्रॉन जब टकराता हुआ जाएगा तो कोई भी दो लगातार वाली जो टक्कर होंगी उनके बीच का टाइम भी बार बार चेंज होता रहेगा। कभी ये T1 टाइम चलेगा फिर टकराएगा, कभी T2 टाइम चलेगा फिर टकराएगा, फिर T3 टाइम चलेगा फिर टकराएगा। मतलब कोई भी दो कंटिन्यूअस कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। समझ में ये बात। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस कंडक्टर के अंदर तो आप देख लो कि दो कंटिन्यूअस कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो उसका भी हमको एवरेज निकालना पड़ेगा, तभी हमको एक पर्टिकुलर टाइम हम बता पाएंगे, एक एवरेज टाइम बता पाएंगे। तो उस एवरेज टाइम को हम यहाँ पे टो से डिनोट कर रहे हैं, किससे डिनोट कर रहे हैं, टो के सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। और इस टो का मीनिंग ये होता है रिलैक्सेशन टाइम। कौन सा टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। क्या मतलब है इसका, तो कोई भी दो लगातार वाली जो कोलिजन हो रही है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की चलते टाइम पे, उनके बीच का वो टाइम जिसमें ये बिना टकराए चला, उस टाइम का एवरेज ही क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन बिना टकराए रिलैक्स होके जितनी देर के लिए चल पाता है उस एवरेज टाइम को ही हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, मान लो यहाँ पे टकराया, तो कितनी ये बीच में जो टाइम इसने स्पेंड किया वो एवरेज टाइम कितना होगा, टो के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पे देखो डेल्टा टी की वैल्यू टो पुट करी है और चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखा है, वीडी माइनस 0। ये टर्म समझ में आई क्या भाई। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो टाइम कितना लगा वेलोसिटी को चेंज होने में, एवरेज टाइम टो के बराबर, और वेलोसिटी में कितना चेंज आया, वीडी माइनस 0। तो ये अपने पास आ गया ए इक्वल टू वीडी अपॉन टो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के अपने पास ये दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से आंसर सेम आना चाहिए। जो भी कैलकुलेशन करोगे आंसर तो एक ही आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप बराबर पुट कर सकते हो। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं वी डी अपॉन टो इक्वल टू माइनस ई बाई एम। और इससे हम वी अगर कैलकुलेट करें तो वी की वैल्यू क्या आएगी, एवरेज वेलोसिटी वी किसके बराबर आएगा, तो माइनस ई तो बाई एम के बराबर आएगा। ये आया समझ में। तो ये है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीनिंग समझ में आया क्या, क्या है मीनिंग, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी है उसी का नाम क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला होगा माइनस ई टो बाई एम। अच्छा ये माइनस का सिंबल यहाँ पे किस चीज़ को शो कर रहा है, तो माइनस का सिंबल यहाँ पे ये बता रहा है कि जो वी यानी एवरेज वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि यहाँ माइनस सिंबल लग गया ना, तो ई के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन मानी जाएगी। होती भी है, देखो इलेक्ट्रॉन भाई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इधर मूव कर रहे हैं, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रहेगी, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई कर रखा है आपने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है ना,
इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी, इसलिए यहाँ पे माइनस का सिंबल आता है। तो न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करो तब तो माइनस सिंबल कंसिडर करना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए है। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो तो सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ई टो बाई एम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो टो है, रिलैक्सेशन टाइम है, ये सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है और वो आपको ध्यान रखना है। इस पे भी क्वेश्चन आता है कि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो जो रिलैक्सेशन टाइम है तो वो किस पे डिपेंड करेगा, तो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। क्यों, आप सोचो भाई इस कंडक्टर को आप गर्म कर रहे हो, गर्म करने से इलेक्ट्रॉन्स को हीट की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी, तो ये तेज भागेंगे, तो तेज भागेंगे तो जल्दी जल्दी टकराएंगे, और जल्दी जल्दी टकराएंगे तो दो कंटिन्यूस कोलिजन के बीच का टाइम क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि ये फास्ट फास्ट चल के जल्दी जल्दी टकरा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। के अलावा ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। कंडक्टर की आप लेंथ बढ़ा दो, कम कर दो, वोल्टेज बढ़ा दो, कम कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करेगा, और वो कौन सी चीज है, वो है टेम्परेचर। ध्यान रखना है, टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, देख के बताओ। किसी भी इलेक्ट्रॉन की कंडक्टर के अंदर जो एवरेज वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, देख के बताओ। पहली चीज जिसके ऊपर डिपेंड करती है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा होगा, अगर आप ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बढ़ा सकते हो, बैटरी का वोल्टेज बढ़ा के। ये वोल्टेज अगर बढ़ाओगे ना तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो इस बैटरी के वोल्टेज की वजह से ही हो रहा है। तो वो अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज क्या है, टो, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम, जो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं ना कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तभी टो चेंज होगा, और तब टो चेंज होगा तो एवरेज वेलोसिटी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। क्लियर एकदम, ठीक है। अच्छा, ये जो ई और एम है ये क्या चीज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या ये कभी चेंज होते हैं, नहीं। इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जितने भी इलेक्ट्रॉन है नेचर के अंदर, सबके लिए आइडेंटिकल होता है, कॉमन होता है, सेम होता है। इसलिए ई और एम के ऊपर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड नहीं करेगी। सिर्फ दो ही चीजों पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड कर रही है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि टेम्परेचर। अल्टीमेटली आप ऐसे बोल सकते हो, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके ऊपर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करेगी। क्लियर एकदम, देख लो कोई भी डाउट होते हैं यहाँ। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, मोबिलिटी। देखो, मोबिलिटी का मीनिंग होता है मूवमेंट करने की एबिलिटी। कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो कितना फ्रीली मूव कर सकता है वो उसकी मोबिलिटी से पता चलेगा, या उसी को हम उसकी मोबिलिटी कहेंगे। अगर कोई चार्ज पार्टिकल इजीली मूव कर सकता है तो हम क्या बोलेंगे, इसकी मोबिलिटी ज़्यादा है। और अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी भी रीजन से मूव करने में दिक्कत है, इजीली मूव नहीं कर पा रहा है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो हम बोलेंगे इसकी मोबिलिटी कम है। तो मोबिलिटी का सिंपल मीनिंग क्या है, मूवमेंट करने की एबिलिटी। कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो कितना इजीली मूव कर पाएगा, वही उसकी मोबिलिटी कही जाएगी। जो मोबिलिटी है इसका सिंबल होता है म्यू। म्यू के सिंबल से हम इसको डिनोट करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा इसका, तो मोबिलिटी का मतलब होता है मोबिलिटी म्यू इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, है ना। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इक्वल्स टू वी डी अपॉन, तो ये आ गया अपने पास में मोबिलिटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आप कोई भी चार्ज पार्टिकल हो उसकी मोबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। हम सॉलिड्स के अंदर देखते हैं कि दो टाइप के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के, एक तो इलेक्ट्रॉन्स और एक होल्स। तो दोनों के लिए मोबिलिटी कैलकुलेट करके देखेंगे। अच्छा, वीडी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये जो वीडी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, तो हम ई टो बाई एम लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर होगा, ई टो बाई एम के बराबर होगा। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो मोबिलिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई टो बाई एम डिवाइडेड बाई ई,
तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू इक्वल्स टू क्या आएगा, ई टो बाई एम। तो बताओ मोबिलिटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी, अगर आपको पूछ लिया जाए कि मोबिलिटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, तो एक तो डिपेंड कर रही है, एक ही चीज़ पे डिपेंड कर रही है, टो के ऊपर। ई और एम तो कांस्टेंट है, और टो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। तो अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड करती है मोबिलिटी, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टो की वैल्यू कम हो जाएगी, टो कम होगा तो मोबिलिटी भी कम हो जाएगी। अगर टेम्परेचर कम करोगे तो टो की वैल्यू बढ़ जाएगी, टो बढ़ेगा तो मोबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो मैं आपको इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के लिए मोबिलिटी कैलकुलेट करके या कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि किसके लिए ज़्यादा होगी किसके लिए कम होगी, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन और होल में से किसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है, उसका रीजन भी पूछा जाता है आपको। तो रीजन के साथ में देखते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों कौन सी चीज़ में पाए जाते हैं, सेमीकंडक्टर्स के अंदर। तो कंडक्टर्स में ओनली आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इंसुलेटर में कोई चार्ज कैरियर नहीं मिलेगा, और सेमीकंडक्टर में आपको दोनों टाइप के चार्ज कैरियर मिलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मिलेंगे और होल्स भी मिलेंगे। तो हम एक काम करते हैं, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सिलिकॉन, और इसके लिए समझते हैं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है उसमें से किसकी मोबिलिटी ज़्यादा है। तो मैंने एक सिलिकॉन एटम लिया। जितने भी सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं उनकी एक खास बात होती है कि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। तो ये देखो, मैं कुछ सिलिकॉन एटम यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ, और हर एक जो सिलिकॉन एटम होगा उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये देखो मैं कुछ सिलिकॉन एटम को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, और हर एक जो सिलिकॉन एटम है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। चाहे कार्बन हो, सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, हर एक सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ये खास बात होती है सेमीकंडक्टर्स। तो मैंने एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का पीस लिया, उसके अंदर ये कुछ एटम्स दिखाए हैं। हम देख रहे हैं कि सिलिकॉन एटम के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है। तो ये क्या करेगा, हर एक सिलिकॉन एटम अपने आसपास वाले 4 सिलिकॉन एटम के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करेगा, और उस पार्टनरशिप वाले बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो ये जो सिलिकॉन एटम है ये अपने आसपास वाले 4 सिलिकॉन एटम के साथ में क्या कर रहा है, देखो एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप कर रहा है, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ही हर एक सिलिकॉन एटम करेगा। तो हर एक सिलिकॉन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बोलो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ना। इस तरीके से आप देखोगे तो हर एक जो सिलिकॉन एटम है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 4 तो खुद के थे, 4 पार्टनरशिप से मिल गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करूं 0 केल्विन टेम्परेचर की, तो एट 0 केल्विन टेम्परेचर क्या इसके अंदर कोई भी चार्ज कैरियर अवेलेबल है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं क्या इसके अंदर, नहीं। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह। तो ये याद भी रखना, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। एट 0 केल्विन टेम्परेचर एक सिलिकॉन या कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल हो वो किसकी तरह बिहेव करता है, परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है बात एकदम, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, अब मान लो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल का पीस है अपने पास, इसको गर्म कर रहे हो, तो गर्म करने से इलेक्ट्रॉन्स को हीट की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी। मान लो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, किसकी फॉर्म में एनर्जी मिली, हीट की फॉर्म में, तो ये मिली इसको एनर्जी। एनर्जी मिलने से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, अपनी ऑर्बिट से बाहर चला जाता है, और उसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन के निकलने से, है ना, यहाँ पे खाली जगह क्रिएट हो जाएगी। उस खाली जगह को हम बोलेंगे होल। क्या बोलेंगे इसको, होल बोलेंगे। ये कौन है यहाँ पे, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री हो चुका है यहाँ से। ऐसे ही और भी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी। मान लो कि किसी और इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, है ना, तो जैसे ही एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो जाएगा, यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ गया, तो ये कौन है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये वाली सिचुएशन होगी। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और कुछ खाली जगह क्रिएट हो जाएंगी। बस उन खाली जगह को ही हमने क्या नाम दे रखा है, होल नाम दे रखा है। ठीक है, अच्छा, अब अगर देखा जाए तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से तो फ्री हो गया, लेकिन घूमता फिरता ये यहाँ पे जाके वापस बॉन्ड बना सकता है।
ये ऐसा नहीं है कि भाई एक बार निकल गया तो ये कभी वापस बॉन्ड नहीं बना सकता, बना सकता है। तो अगर मैं ऐसे इसको ऐसे विजुअलाइज करूं कि मान लो यहाँ पे एक होल है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के वहां पे जाएगा तो होल इसकी जगह आ जाएगा। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन पहुंचने से वापस बॉन्ड बन गया और होल यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसी तरीके से अभी होल यहाँ पे है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन फ्री होके यहाँ पे चला जाए तो ये बॉन्ड वापस बन जाएगा और होल इसकी जगह यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, क्या होल उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है? देख के बताओ। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो होल इसकी जगह आ जाएगा ना यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन और होल का मोशन क्या होता है? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ऐसा बोल सकते हो। तो होल एक काल्पनिक चार्ज पार्टिकल होता है, रियल में नहीं होता। होल नाम की कोई चीज नहीं होती वैसे, लेकिन हमने इसको चार्ज पार्टिकल क्यों मान रखा है? क्योंकि ये जो खाली जगह है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उसकी वजह से चार्ज पार्टिकल्स के यानी इलेक्ट्रॉन्स का मोशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो हो सकता है। तो इसको भी हमने एक चार्ज पार्टिकल एज्यूम कर लिया। तो जो होल हैं वो उस खाली जगह को हमने बोला है होल, जहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन बैठा था और वहां से निकल के चला गया, तो उस खाली जगह को हमने क्या बोल दिया? होल बोल दिया। तो होल उस कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन चलेगा। ये बात समझ में आ गई क्या? अब इलेक्ट्रॉन तो फ्रीली कहीं भी जा सकता है, लेकिन होल कहाँ पे क्रिएट होगा? किसी न किसी बॉन्ड के अंदर क्रिएट होगा। यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन इसकी जगह चला गया तो यहाँ पे होल क्रिएट हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इसकी जगह आ गया तो यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। तो होल हमेशा कहाँ पे क्रिएट होगा? किसी न किसी बॉन्ड के अंदर क्रिएट होगा। तो अगर होल को इधर उधर मूव भी करना है, मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो होल इसकी जगह आ गया, तो होल कहाँ पे मूव करेगा? किसी न किसी बॉन्ड के अंदर मूव करेगा। मतलब बॉन्ड टू बॉन्ड मूव कर सकता है, ऐसा बोल सकते हैं अपन। एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में, दूसरे बॉन्ड से तीसरे बॉन्ड में। ऐसा नहीं होगा कि होल थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठा, चाय पानी पी, फिर वो वहां से आगे चला गया, है ना? ऐसा नहीं होगा। होल हमेशा कहाँ पे मूव करेगा? बॉन्ड टू बॉन्ड मूव करेगा। कैसे मूव करेगा बोलो? बॉन्ड टू बॉन्ड। इसके ऊपर एक लिमिट लगा दी, एक लिमिटेशन है इसके ऊपर कि होल फ्रीली कहीं मूव नहीं कर सकता। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है ना, इलेक्ट्रॉन को पूरी फ्रीडम है, वो बॉन्ड में चला जाए, वो इधर आ जाए, थोड़ी देर के लिए इधर चला जाए, कहीं भी घूम फिर सकता है। ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन और होल में से, ये सारी चीजें मैंने इसलिए बताई है क्योंकि आप कंक्लूजन निकाल पाओ। अब आपको सोच के बताना है कि इलेक्ट्रॉन और होल में से किसकी मोबिलिटी ज्यादा मानी जाएगी। सोच के बताओ, किसको ज्यादा फ्रीडम है मूव करने की? इलेक्ट्रॉन को। तो जिसको ज्यादा फ्रीडम मिलती है उसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल। ये चीज समझ में आई क्या? अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन और होल में से किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। तो किसकी ज्यादा मानी जाएगी? हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होल से ज्यादा कंसिडर की जाएगी। ठीक है, क्लियर है एकदम बात? ठीक है, फॉर्मूले ये याद कर लेना। अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो तो उनका जो रेशियो होगा वो मोबिलिटी के बराबर होगा। इसकी डेफिनेशन आप ये बता सकते हो मोबिलिटी की। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड किया ना, तो ये बन गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? और इसी को हम क्या बोलते हैं? मोबिलिटी के बराबर मानते हैं। मतलब मोबिलिटी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन्स की कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। क्योंकि अगर इसको 1 पुट करोगे तो वीडी किसके बराबर आएगा? म्यू के बराबर आएगा ना। तो आप बोल सकते हो कि 1 यानी कि 1 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन्स जितनी भी एवरेज वेलोसिटी गेन कर लेते हैं या ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन कर लेते हैं, उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ही हम क्या मानेंगे? मोबिलिटी के बराबर मानेंगे। ठीक है, क्लियर है एकदम बात? और कोई भी डाउट है तो देख के बताओ इस पे। नेचर मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव? अच्छा, तो आप खुद बताओ, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो इस जगह पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। एक्चुअल में वो चार्ज किस पे आ रहा है? सिलिकॉन एटम पे आ रहा है, लेकिन वो हम किस पे कंसिडर करेंगे? होल के ऊपर। तो होल पे चार्ज कौन सा माना जाएगा? पॉजिटिव। ध्यान रखना है, होल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज माना जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। इस तरीके से इनके ऊपर चार्ज कंसिडर किया जाता है। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए जी। तो आगे बढ़ते हैं। देखो के बाद में है फिर एक क्वेश्चन दे रखा है, explain how electron mobility changes for a good conductor when the temperature of the conductor is decreased at constant potential difference and applied potential difference is doubled at constant temperature। देखो दो अलग अलग सिचुएशन दे रखी है, सॉल्व करके देखते हैं। पहले वाले केस में इसने बोला है कि एक कंडक्टर है अपने पास में और उसकी मोबिलिटी किस तरीके से चेंज होगी?
अगर हम टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज डिक्रीज्ड, मतलब टेम्परेचर क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। पहले केस में हमने क्या किया, टेम्परेचर कम किया है एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, वी को हमने क्या माना है, कांस्टेंट। ठीक है, अब ये बताओ कि मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोबिलिटी इक्वल्स टू ई टो बाई एम। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि टेम्परेचर का रिलेशन इसी में ही आता है। टो क्या चीज़ है, रिलैक्सेशन टाइम, जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हमने देखा टेम्परेचर घटा रहे हैं, तो टेम्परेचर घटाने से क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होगा। अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो मोबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो पहला आंसर क्या है, मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड केस में इसने बोला कि अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल, पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया, वी डैश इक्वल्स टू 2v, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लेकिन टी को क्या रखा इस बार हमने, कांस्टेंट रखा। अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा तो बताओ कि क्या रिलैक्सेशन टाइम चेंज होगा, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। रिलैक्सेशन टाइम भी इस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो अगर टी कांस्टेंट है, आप खुद बताओ, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, जो टो है यानी कि रिलैक्सेशन टाइम है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है तो इसका मतलब मोबिलिटी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट, कोई चेंज। क्लियर एकदम बात, आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट इज अप्लाइड across a conductor of length 0.2 meter. If the drift velocity of electron is 3 into 10 raised to power minus 4 meter per second, then calculate the electron mobility. इस बार आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा मोबिलिटी के लिए, vd अपॉन ई वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो vd तो दे रखा है लेकिन ई नहीं दे रखा, अपन को दे रखा है क्या ई, बताओ, नहीं दे रखा। लेकिन हमको दूसरी चीजें दे रखी है, क्या दे रखा है, एक तो v दे रखा है 12 वोल्ट, एक लेंथ ऑफ द कंडक्टर दे रखी है 0.2 मीटर, और हमको एक रिलेशन पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, क्या, E इक्वल टू माइनस dv बाई dr। याद है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था ये। अब dv का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम v लिख सकते हैं। dr का मतलब है डिस्टेंस, जिसको हम लेंथ ऑफ द वायर बोल सकते हैं, क्योंकि वायर के क्रॉस अगर आपने v वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाया तो वायर की l लेंथ के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, v। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर यहाँ पे dr की जगह लिया जाएगा, तो E को हम क्या v बाई एल लिख सकते हैं, बोलो। तो E की वैल्यू आ गई ना अपने पास, तो मोबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो आप, vd अपॉन v बाई एल। तो देखो vd इंटू एल बाई वी लिख देते हैं इसको, तो बताओ म्यू इक्वल्स टू क्या आएगा, vd की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4, एल की वैल्यू 0.2 मीटर, डिवाइडेड बाई v कितना है 12 वोल्ट। ठीक है, कर लेंगे सॉल्व, ये हो गया आंसर।